अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। तो लेकर आ चुकी हूँ फाइनली फाइनली बहुत ही प्यारी और यम्मी सी एपिसोड के साथ लेकर आ चुकी हूँ आपके लिए बहुत सारा फन, बहुत सारी मस्ती और बहुत सारा जज्बात, रोमांस, बहुत कुछ। तो देर किस बात की, जल्दी से आपको लेकर चलती हूँ एपिसोड 35, नावल हल्फे जहाँ बाय असमरवा मिर्जा। लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो जो चीज़ सुनने में, देखने में अच्छी ना लगे तो उसे ज़बरदस्ती कैसे अच्छा कहूँ महवीर? वो अपनी हँसी के साथ ही शिकवा करते हुए इस मसले का हल पूछ बैठी। तुम्हें अच्छा क्या लगता है फिर? वो उसके साथ चलता हो इसी की तरह अच्छे मूड में आए राजदारी से पूछते बोला। तो मनाइम बस उसकी तरफ नजरें घुमाकर देखने लगी। उसकी भूरी आंखों की पसंदीदगी चीख-चीख कर बताती थी कि इस वक्त हयात के हाज़िर लम्हे में इसे दुनिया जहां में बस महवीर मिसाक पसंद है। मुनाइम की खुद पर जमी निगाहों की शिद्दत तूफानी महसूस किए वो उसके हाथ के लम्स पर मतवज्जा हुआ, जो उसके ब्रेसलेट को उंगलियों की पोरों से छू रही थी। महवीर, इसने महवीर के इस ब्रेसलेट के गिर्द लिपटे वही सिल्क के रुमाल को मुशक्कत के संग खोलते जब ब्रेसलेट से निकाला तो महवीर का मूड बदला। ये किसने लिखा है? इस रुमाल पर आपका नाम लिखने वाली हस्ती कौन है? ये बस तजस्सुस है, क्योंकि ये जिसने भी लिखा है बहुत प्यार से लिखा लगता है। इसने दुनिया के हर रंग का रेशमी धागा इस्तेमाल किया है। वो इस सिल्क के रुमाल को पकड़कर इस पर लिखे महवीर के नाम को देखती शदीद तजस्सुस के मारे बोली थी, जिस पर वो जख्मी सा मुस्कुराया। इसे भी इसी रुमाल पर लिखे अपने नाम को देखकर खुशफहमी हुई थी कि फातिमा उसे चाहती है, पर वो तो कढ़ाई में बनाए हर शाहकार को ऐसे ही रंगों से सजाती थी। अगर कहूँ वो एक लड़की थी तो महवीर ने अपनी आंखों का महवर मनाइम का चेहरा बनाया, जो ये इमेजिन भी ना कर सकी। उसके चेहरे की सारी खुशी आंखों में दफन हो गई। तो मैं हर्ट हो जाऊंगी, मुझे बहुत दुख पहुंचेगा महवीर। वो इतनी सच्ची थी कि वो झूठा पड़ जाता था। तुम्हें दुख पहुंच चुका है। नहीं थी वो कोई लड़की, बस कहीं से खरीदा था, अच्छा लगा तो अपने पास रख लिया। वो अपने आप को झूठ बोलकर संभाल गया, पर वो उदास हो गई। ठंड उसे महवीर की जैकेट पहनकर भी लग रही थी। तभी वो महवीर से लगकर जब ठिठुरती महसूस हुई तो महवीर ने अपनी बाजू उसकी तरफ हाइल की और पलटा। तुम कांप रही हो, अपना कोट पहन लेती आते वक्त। चलो वापस चलें, दोबारा से बीमार हो जाओगी। वो उसकी बात फौरन से मान गई, क्योंकि दूर दूर तक फैली धुंध वैसे भी वॉक को जीर्ण कर रही थी। पर जब तक अपार्टमेंट वापस पहुंचे वो सर से पैर शदीद ठंडी हो चुकी थी। महवीर ने दरवाजा लॉक तो कर दिया, पर उसकी तरफ बढ़े उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर दबाते जब अपने होंठों के पास लाते मुंह से हरारत दी, तो वो कांपना भूलती महवीर को देखने लगी। उसकी वारफ्ता निगाहें महवीर पर जमी हटने का नाम लेने को तैयार न थी। वॉक का आइडिया, वो भी इस ठंडी रात में, बहुत बकवास था। अभी कुछ देर में बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। तुम अंदर से ओढ़ने को कोई मेरी शॉल ले लो, मैं तब तक कॉफी बनाता हूँ। वो उसके हाथों को हरारत देने के बाद इसे नरमी से ख्यालों के जहां से खींच लाता मुस्कुराया। तो मनाइम ने उसकी बात फौरन मानी। वो उसके रूम में जाते खुद भी किचन में आया, अपने और मनाइम के लिए कॉफी बनाने की तैयारी शुरू की। मनाइम ने कबर्ड खोलकर वहां हैंग महवीर के सारे कपड़ों को नरमी से हाथ फेर कर सहलाया। फिर शॉल्स वाले हिस्से में फोल्ड रखी 6-7 शॉल्स में से सबसे हल्की वाली निकाली। वो हल्की भी काफी भारी थी। मनाइम ने इसे ओढ़ने से पहले उसकी खुशबू सूंघी और खुद के गिर्द अच्छे से लपेट कर वो कबर्ड पैर से बंद करती हुई कमरे से निकली। किचन तक आई तो वो बीट कॉफी में दूध ऐड करता बस लगभग कॉफी तैयार कर चुका था। क्या तुम साथ स्नैक्स लोगी? महवीर ने उसे किचन में आता देखे मसरूफ से अंदाज में पूछा, तो मनाइम ने फौरन सर हिलाया। वहां थर्ड कैबिनेट में होंगे कुछ कुकीज वगैरह, प्लेट में निकाल लो। महवीर ने उसे रैक की तरफ इशारा किया, तो मनाइम ने मुस्कुराकर ताबेदारी का मुजाहरा करते महवीर की भारी शॉल बहुत मुशक्कत से समेट कर उसके गिरते पल्लू संभाले, तो वो कॉफी बनाना छोड़े मुस्कुराकर उसकी तरफ बढ़ा और शॉल के किनारे पकड़कर मनाइम को अच्छे से कैरी करना सिखाया, जिस पर वो गर्दन फेरे महवीर को देखने लगी। तुमसे तो मेरी शॉल तुमसे मेरी शॉल तो संभल नहीं रही, मुझे क्या संभालोगी? वो उसके बिखरे नरम बालों की खुशबू फासले पर से भी सांसों में घुलती महसूस कर रहा था।
वो इसी ज़ाविये में घूमकर महवीर के रूबरू हुई। मैंने आपको संभाल लेने का दावा तो नहीं किया, पर मैं अपनी पूरी कोशिश ज़रूर करूँगी। और ये तो शॉल है महवीर, इसका ना सँभलना मसला नहीं। आप तो मेरा सब कुछ हैं। आपको सँभालने के लिए मैं सब कुछ कर गुज़रूँगी, देखिएगा। वो ऐसे यकीन से डरता था जिसका मुस्तकबिल में वो नाम भी तलाश ना कर पाता। उसका आदि हो भी जाता तो वो उसे मिलने वाली ना थी। वो एक हवा का झोंका थी जिसे आए जैसे आई उसे वैसे ही महवीर की जिंदगी से चले जाना था। कुछ भी कर गुजरने की जरूरत नहीं, तुम्हारी गरम गरम कॉफी। वो इसे एक मग पकड़ाता उसकी तवज्जो खुद पर से महारत के संग हटा गया। तो मनाइम ने दोनों हथेलियों में मग पकड़कर उससे निकलते धुएं के साथ ही सांस ली। महवीर ने अपनी कॉफी उठाकर कैबिनेट से स्नैक्स निकालने चाहे पर वो उससे मना कर गई। स्नैक्स के नाम पर आपकी बातें और नजरें चल जाएंगी, वैसे भी पेट फुल है। वैसे लाजवाब करती अपना मग लिए किचन से निकलकर लिविंग एरिया में लगे सोफे पर बैठी। अपने मग से लब जोड़े छोटा सा सिप भरा। तब तक महवीर भी रिमोट से टीवी ऑन करता उसके बराबर ही बैठा। वो अपनी कॉफी के सिप लिए महवीर की तरफ होकर बैठे अपनी टांगे समेट गई। वो जो न्यूज या हिजर के कॉन्सर्ट में से कुछ एक लगाने का सोच रहा था। मनाइम की इस कदर तवज्जो पर वो डिस्ट्रैक्ट होकर उसे देखने लगा। क्या है, क्या तुम मुझे कुछ देखने दोगी या ऐसे ही ताड़ती रहोगी? वो उसकी नजरों के आगे कल भी हारा था और आज तो वो कमरे से 2 फीट दूर ही रहने का सोच चुका था। लेकिन अनीस ने इतनी मेहनत की थी, वो भी दिमाग में घूम रही थी। फिर कल की नजदीकियों में तो झिझक, लगावट और अजनबियत थी। लेकिन आज तो दोनों ही कल से मुख्तलिफ कैफियत में थे। आज वो अनीस को चचा बनाने की बहुत अच्छी कोशिश कर सकता था। देखने से भी आपको बुरा लग रहा है। मेरी इन 2 प्यारी आंखों ने आपका क्या ही बिगाड़ लेना है महवीर? वो अपनी कॉफी मजे से सिप सिप में पीती हुई सात अदाएं और मासूमियत भी दिखा रही थी। मोहतरमा की शर्मो लाज आंखों तक महदूद थी। कुछ नहीं, मेरा सब कुछ ऑलरेडी बिगड़ा हुआ है। तुम नुकसानदेह नहीं हो ना तुम्हारा देखना। वो चैनल बदलने के साथ लापरवाह बनकर कॉफी पीने लगा तो मनाइम ने अगले कुछ मिनट्स कॉफी के साथ महवीर को देखने का लुत्फ लिया। फिर आगे को बेंड होकर मग टेबल की सतह पर रखने लगी, पर उसके हाथ ना पहुंचने पर महवीर ने बूम बनाकर इससे मग लेकर रखते अपना भी साथ ही रखा। मनाइम ने काउच पर बैठे बैठे महवीर की बाजू उठाकर इसके सीने की ओर सिमट कर घुसते अपना हाथ महवीर की तरफ लपेट कर महवीर को हफा महसूस किए। जब चेहरा उठाया तो अपनी मीठी सी मुस्कुराहट से वो महवीर के सारे होश उड़ा गई, सारी हफकियां दूर कर गई। महवीर, मुझे लगता है आप मेरी जान हैं। वो अपनी मुस्कुराहट जल्द ही प्यार भरे इकरार में बदलकर महवीर को टेक लगाकर उससे देखने पर मजबूर कर गई। लेकिन पता नहीं क्यों महवीर को हंसी सी आई। लगता है वो उसके इस यकीन होने को फौरन पॉइंट कर गया, इस बेयकीन होने को फौरन पॉइंट कर गया। तो वो उसके चेहरे के पास हंसी। महवीर ने उससे बेइरादा अपनी बाजू के हिसार में लिया क्योंकि वो बहुत करीब होकर इससे लगी बैठी थी। जब तक आपकी जान नहीं बनती मैं भी इकरार नहीं करूंगी। मुझे अपने बारे बताएं ना, मैं आपको जानना चाहती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। वो इस दिलो जान को महबूब हुए शख्स के बारे सब जानने की जुस्तजू रखती थी। और वो खुद पर मुस्कुराया कि उसे अगर वाकई मनाइम ने जान लिया तो लानत ही भेजेगी। क्या जानना है? वो संजीदा था लेकिन वो करीब से करीब तर हो रही थी। यही कि आपकी फैमिली में कौन है, आप काम क्या करते हैं, कल के बाद आपकी मेरे बारे क्या राय बदली, और ये भी बताएं आपको मैं कैसी पसंद हूँ। मैं बिल्कुल वैसी बन जाऊंगी महवीर जिससे आप प्यार करना पसंद करेंगे। मुझे नहीं पता मैंने कैसे अब तक जिंदगी गुजारी, क्योंकि मेरी याददाश्त में मेरी जिंदगी का सफर आपसे शुरू हुआ है। इससे पहले की हर याद, हर मंजर धुंधला है। लेकिन मैं खुद को आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ढाल लूंगी। वो अपनी नरम मुलायम गर्म हो चुकी हथेली को महवीर के दाएं रुखसार पर रखती उसकी दाढ़ी के बाल सहलाते हुए उसकी स्याह आंखों में हसरत से देख रही थी, जैसे इस लड़की की जिंदगी का मकसद बस महवीर मिसाक को अच्छा लगना हो। मेरी फैमिली में बस एक दोस्त है और अंकल हैं। यतीम था तो अंकल ने पाला और कोई नहीं है। सॉफ्टवेयर मेकर हूँ, यही काम धंधा है। उसके यतीम होने का सुने उठकर मजीद करीब हुए बैठी, जैसे वो उसके इस दर्द को दिल से महसूस कर रही हो। तुम्हारे लिए जो नरमी बरत रहा हूँ ये कल की वजह से है। हमारे बीच बनता ताल्लुक तुम्हारे लिए झेलना आसान ना था, लेकिन तुमने बाहिम्मत होकर इस मरहले को एक्सेप्ट किया, जो मुझे इम्प्रेस करने का सबब बना।
یہ الگ بات کہ تم نے جتنا صبر و برداشت کیا، بے ہوش ہو کر سب ویسٹ بھی کیا، لیکن وہ قدرتی تھا۔ تم نے جو اب تک کیا وہی بہت ہے، مزید مجھے تم سے کوئی ایفرٹس نہیں چاہیے۔ تھوڑا دور رہو پلیز منائم۔ وہ اس کی نزدیکیوں سے گھبرا جاتا ہے، اختتام بھی اسی دور رہنے کی ہدایت پر کر گیا، لیکن وہ اس کے گلے لگ کر اس کے حکم کی دھجیاں بھی گھر گئی۔ ایفرٹس مہویر، اس سے میری محبت کب تسلیم کریں گے؟ پیار ہے مجھے آپ سے، پھر چاہے یادداشت آنے پر مجھے کوئی یہ بھی کہہ دے اگر کہ آپ میرے قاتل ہیں، تب بھی مجھے لگتا ہے آپ سے یوں ہی ٹوٹ کر محبت کروں گی۔ اس کے گلے لپٹنے کو محسوس کرتا اس کے الفاظ کی سچائی پر گھبرایا۔ کیا وہ چند دن میں واقعی اس کی محبت سے اتنی بھر گئی ہے کہ بات کر گئی اتنی بڑی بات کر گئی کہ وہ اتنی بڑی بات کر گئی؟ ٹوٹ کر محبت کرنے والے ٹوٹ جاتے ہیں منائم۔ اگر میں واقعی تمہارا قاتل نکل آیا تو کیا کرو گی؟ وہ اس کے خود سے لگے سر پر ہاتھ پھیرتا اس کے بالوں کی خوشبو میں کھویا ہی بڑبڑایا، تو وہ ذرا سا فاصلہ بناتی اپنا چہرہ مہویر کے چہرے کے قریب لا کر روکے، آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت بھر کر اسے دیکھنے لگی۔ تو میں آپ کو سزا میں اپنے نام لگا لوں گی، بس اتنا سا۔ وہ مہویر کی رخسار اس محبت سے چوم گئی جیسے سے مہویر پر محبت نچھاور کر کے زندگی ملتی تھی۔ وہ آنکھیں ٹھہر جاتی تھی جب وہ اس چاؤ سے اس کو اپنے لمس سے ساکن کر دیتی تھی۔ بس اتنا سا۔ وہ اس کے روبرو ہونے پر حیران ہو کر مسکرایا تو منائم کی پلکیں بھوجل ہوئیں، اس کے رخسار پھر سے گلاب رنگ میں بدلنے لگے۔ ابھی تو یہی سب کچھ ہے، آپ کو کہا تھا نا میری یادداشت آنے تک خوب فائدے اٹھا لیں، مجھے اپنا عادی کر لیں تاکہ مجھے آپ کے بنا سانس بھی نہ آئے۔ یہی ڈر ہے نا کہ چھوڑ جاؤں گی، آپ کو پیار کون کرے گا؟ یہی ڈر ہے تو جکڑ لے مجھے ہر طرح کہ میں جہاں بھی چلی جاؤں، جس بھی ذہنی حالت کے مرحلے میں ٹھہروں، میرے ہر سو آپ ہی ہوں۔ وہ اس کو اپنے بس میں کرتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کی قربت میں ایک سکون تھا، وہ سکون جس کو مہویر میساق کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ میں تمہیں مشکل سے دوچار نہیں کرنا چاہتا، تم بہت اچھی لڑکی ہو، میں چاہتا ہوں تم اپنی پوری زندگی میرے معاملے میں آزاد رہو، میرے ساتھ رہنا ہے یا نہیں اس میں چننے کا اختیار تمہارے پاس رہے۔ اب سو جاؤ، تمہاری طبیعت مشکل سے سنبھلی ہے، روم میں جاؤ، مجھے بھی تھوڑا کام کرنا ہے۔ اس کی آنکھوں کی خواہش دیکھنے کے باوجود اسے رد کرتا ہوا جب نظریں اور اپنا دامن دونوں بچانے لگا تو منائم نے اسے فرار کرنے دیا اور اس کے حصار سے نکل کر اٹھ گئی، مگر اس سے پہلے وہ جاتی ایک دم لائٹس کے چلے جانے پر ہوتے اندھیرے کے سبب وہ چیخ مارتی پھر سے مہویر کے سینے جا لپٹی۔ اندر لائٹس آن ہے منائم، چلی جاؤ، یہ والی ٹیوب فیوز ہو گئی ہے شاید، بچوں جیسی حرکتیں مت کرو۔ وہ اس کو خود سے دور کرتے بولنے کے ساتھ روم کے دروازے تک LED روشنیوں کا اشارہ دے رہا تھا، پر وہ اتنا ڈر رہی تھی کہ اس سے لیونگ ایریا عبور کر کے کمرے میں جانا پل سے رات پار کرنا لگا۔ مہویر مجھے کمرے میں چھوڑ آئے نا، مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت۔ وہ سہم کر منت کرے بولی تو مہویر کو چاروں ناچار اٹھنا پڑا۔ آ جاؤ۔ مہویر نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے کمرے میں لے جاتے بیڈ کے قریب رک کر لحاف میں گھسنے کا اشارہ کیا، اور مہویر نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑوانا چاہا جب وہ ڈر کر اس کی بازو کھینچے اسے بھی بیٹھنے پر مجبور کر گئی۔ مہویر مت جائے، مجھے اندھیرا اندھیرا ڈرا رہا ہے۔ وہ ہر طرف پھیلی تاریکی پر سچ میں ڈر رہی تھی، اور مہویر نے اس کے سونے تک پاس لیٹنے کا فیصلہ کیا اور منائم کے ساتھ لیٹتے ہی وہ اس کی بازو پر سر رکھ کے اس کے سینے کی جانب سرکتی اپنا ہاتھ پھر سے مہویر کے رخسار سے جوڑ گئی۔ منائم سو جاؤ نا پلیز، مہویر نے سخت تنگ آتے ریکویسٹ کی تھی اور منائم نے مان بھی لی، مگر وہ اس کے حصار میں سمٹ جاتی اس کے چہرے کے قریب آتے ہی اپنی ساری جھجک بھول گئی تھی۔ ان چمکتی روشنیوں کا فسوں بھی تو خواصوں پر طاری تھا، اب انیس کی محنت رائے گاں کیسے جا سکتی تھی؟ تم مرنا چاہتی ہو کیا منائم ملک؟ کیوں ہو اتنی جذبات سے بھری ہوئی؟ وہ اس کے پھر سے خود کی جانب التفات برے اقدامات بھانپ کر جسے شکوہ کر اٹھا۔ جس نے میرے اندر آپ کے لیے جذبات بھرے ہیں ان سے کریں شکایت، مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ روحانسی ہو کر اپنی کیفیت پر خود گھبرائی تھی اور مہویر نے اس کو اپنی بازوؤں میں جسے بھرا وہ ابتدا تھی کہ وہ اسے کسی صورت اداس کرنے کے حق میں نہیں ڈانٹ رہا، تم میری سمجھ سے باہر ہو لڑکی، یہ جو میں تمہیں اتنا میسر آ رہا ہوں کہ کر لو حکمرانی، کبھی ایسا وقت پلٹ کر آیا تو تم بھی مجھے خود پر ہر حق دے دینا۔
बिना एतराज। दोगी मुनाइम? उसकी आंखों में जरा उसकी जानिब होकर झुके झांका। मुनाइम का सर अब तक उसकी बाजू पर था और उसका हाथ महवीर की गर्दन के गिर्द जमा उसे अपनी जानिब खींच रहा था। क्या मतलब? कभी यूं आप मेरे लिए बेकरार भी होंगे? क्या ऐसे दिन वाकई आएंगे जब आपकी जगह मैं और मेरी जगह आप होंगे? सच में? वो आंखों में नमी लिए यकीन दहानी को जैसे मर रही थी। वो कितनी देर इस लड़की की ये आस भरी आंखें ही तकता रह गया, नहीं जानता। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ तो फिर तुम भी अपना आप मेरे लिए कुर्बान करना जैसे मैंने किया है। बताओ, करो कि? उसके बालों को नरमी से जब जब छूता वो खामखा मुस्कुरा देती थी। कर दिया, अभी से कर दिया। क्यों है इतने प्यारे कि रहा ही नहीं जाए आपके बगैर? मुझे कुछ कहना है। आप अकेले नहीं हैं, अब आपकी फैमिली में दोस्त और अंकल के साथ ये प्यार करने वाली क्यूट सी वाइफ भी है। क्यूट हूं ना महवीर? वो उसकी बातें सुनकर या मुस्कुराता या मजबूर हो जाता, और अभी भी इसे वो बहुत अच्छी लगी। ये शोहियां और शरारतें करती उसे बहकाती हुई। नहीं, तुम खतरनाक हो। मैं किसी दिन भाग जाऊंगा मनाए, इतना तंग मत करो मुझे। वो उससे दूर होना चाहता था, पर वो अपनी नन्ही मुन्नी गिरफ्त में इस प्यार को समो कर उसे अपने लिए अपने जैसा बेकरार करने की माहिर थी। भाग जाएंगे, पर मेरा प्यार कहाँ से पाएंगे? मनाइम का कोई नेमल बदल नहीं होगा, इसलिए मत भागना। आई लव यू महवीर, मुझे कभी मत छोड़िएगा। मैं भी नहीं छोड़ूंगी, प्लीज मेरे पास रहिएगा। वो उसके फरार को नजरअंदाज करती सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की तकमील चाहती थी। लेकिन आज कल जैसी रात न थी। आज कुछ भी महवीर मिसाक की मर्जी के बिना ना था। आज वो इससे वाकई सुकून पाना चाहता था, और फिर पा भी लिया। मनाइम की मुराद बराई ये रात तो कल की रात से ज्यादा खूबसूरत थी, ज्यादा पुरहिद्दत और एक तरफा खुमारो तलब के शर से भी पाक थी। रात की तारीकी ने पर्दादारी की रस्म भी निभाई। अनीस और रशिया दोनों बहुत देर से सोए थे। एक दूसरे के साथ इतना वक्त गुजारने के बाद दिल एक दूसरे का पहलू मांग रहा था, और इसकी तकमील अभी तो इन सफेद पोशों के लिए मुमकिन ना थी। बहरहाल रात बीती तो कहीं 4-5 के बीच का वक्त था जब महवीर की अभी कुछ देर पहले ही लगी आंख काल ट्यून पर खुली। वो लड़की उसके बरहना सीने से लिपट कर नींद में डूबी थी जब महवीर ने मुनाइम को खुद से थोड़ा सा दूर करे उसको लिहाफ में छुपाते खुद साइड टेबल की तरफ सिरक कर अपना बजता फोन उठाकर जरा उठकर बैठे लिखे नाम को देखा, जहां टारगेट बी लिखा था। नींद के सबब महवीर को याद ना आया कि इसने ये नाम किसके नंबर पर सेव किया था। ये कौन है? महवीर ने अपनी आंखें मलते हुए कॉल पिक करते फोन कान से लगाया। वुल्फ, तुम्हारा काम हो गया है। ये आवाज महवीर को जानी मानी महसूस हुई थी, मगर नींद और खुमार की ज्यादती के सबब महवीर समझ ना सका कि किसकी कॉल है और वो किस काम के होने का कह रहा है। कौन सा काम? तुम कौन हो? महवीर ने उठकर बैठे जैसे अपने होशो हवास यकजा किए। तुमने मुझे हिजर मलिक के कॉन्सर्ट में आग लगाने का कहा था, लगा दी आग। स्टेज साइड लगी है, हिजर मलिक के शदीद जख्मी होने की खबर है। मुश्किल ही है बच सके, मुश्किल ही है बच सके। तुम्हारा काम हो गया, हमारी डील खत्म। वो आदमी ये कहकर कॉल कट कर गया और महवीर के हाथ से फोन गिरकर लिहाफ की तह में जा गिरा। इस खाई में गिरने से पहले महवीर ने हिजर को खत्म करने का काम अपने एक मददगार को दिया था ताकि आग लगाने का काम हो सके, मगर मनाइम वाले हादसे के बाद महवीर उसे मना करना भूल गया था। और इस आदमी ने अपना काम ठीक वक्त पर पूरा करे महवीर में साख के वजूद से जान खींच ली थी। लम्हा लगा था महवीर की आंखें अंगारा होने में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब पहले ही बर्बाद है, ये तो मेरा खात्मा हो गया। महवीर ने इसी बदहवासी में लिहाफ खुद से परे किया और उठकर पहली कॉल हिजर को मिलाई। उसका फोन किसी के पास तो होता जहां से उसे इस खबर की तस्दीक मिलती, मगर तीसरी बेल पर ही कॉल पिक की गई, जिस पर कमरे के वस्त में बेकरारी से नंगे पैर टहलते महवीर की जान में जान आई, क्योंकि कॉल उठाने वाला हॉस्पिटल के बेड पर पड़ा हिजर ही था, जिसकी बाजू जलने का ट्रीटमेंट हो चुका था। बस कुछ मिनरल ड्रिप लगी थी और डॉक्टर से इसने रिक्वेस्ट करते ही कॉल पिक की थी। कॉन्सर्ट के स्टेज पर आग लगी थी, पर बरवक्त हिजर के बॉडीगार्ड ने इसे इस आग में कूद कर बचाया था। जबकि जो शदीद क्रिटिकल हाल में था वो वही बॉडीगार्ड था, जबकि हिजर की दाएं बाजू का कुछ हिस्सा जला था। उसे आसम अलमीर फौरन करीबी बर्न सेंटर लेकर पहुंच गए थे। खुद हावर और बेला भी इस वक्त हॉस्पिटल में आ चुके थे, लगभग फजर होने के करीब थी। हिजर, महवीर की आवाज भारी होकर भी कांपी तो हिजर के होंठों पर मुस्कुराहट सी आई। न्यूज़ सुन ली तुमने आग लगने की महवीर? बेफिक्र रहो, बिल्कुल ठीक हूँ।
تھوڑی سی بازو برن ہوئی ہے، منائم کو مت بتانا، بابا یہی ہے لیکن میرا باڈی گارڈ کرٹیکل حالت میں ہے، دعا کرو اسے کچھ نہ ہو۔ ہجر کو زندہ سلامت اور محفوظ جان کر مہویر کو جیسے کچھ سکون ملا، لیکن وہ لڑکا جو سیریس تھا اس کے لیے مہویر کو شدید دکھ ہوا۔ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا اسے، بتاؤ کس ہاسپٹل میں ہو تم؟ اور وہ میں آتا ہوں، اور کوئی نقصان تو نہیں ہوا، کوئی اور زخمی یا کوئی مرا ہو؟ مہویر کی آواز سے ہی ہزر کو لگ رہا تھا وہ بہت پریشان ہے، جبکہ ہزر نرم سا مسکرایا کیونکہ آگ پر فوراً قابو پا لیا گیا تھا، اور یہ آگ کانسرٹ کے اینڈ پر لگی تھی، تمام کراؤڈ کو باحفاظت وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ میں لوکیشن بھیج دیتا ہوں پر صبح آ جانا مہویر، ابھی بابا ہیں میرے ساتھ، ویسے بھی ایک دم منائم کو مت بتانا، وہ پینک نہ کر جائے۔ بے فکر رہو، مجھے بھی شام تک ڈسچارج کر دیں گے، اوپر والی سکن جلی ہے جس وجہ سے فوری ٹریٹمنٹ ہو گیا۔ ہیزل نے اسے بھرپور مطمئن کیا تھا، مگر مہویر کو وہ اس کے باڈی گارڈ کی فکر تھی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ اللہ تمہیں جلد شفا دے، مجھے اپنی باڈی گارڈ کی ساری ڈیٹیل بھیج دو، اس کے ٹریٹمنٹ کا سارا خرچہ میری طرف سے ہوگا، اس نے تمہاری جان بچائی ہے، وہ تمہارا محسن ہے، میں اس کے ڈاکٹر سے بات کرتا ہوں کہ اس کے علاج میں کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو، مجھے اس کے ڈاکٹر کا نمبر بھیجو اور اپنا خیال رکھو، منائم اٹھے تو ہم آتے ہیں تمہارے پاس۔ مہویر کے اتنے کنسرن پر ہزر کو بہت ہی خوشی ملی، اس نے مسکرا کر کال کاٹے، مہویر کو مطلوبہ نمبر اور ڈیٹیل بھیجی، جس کے بعد مہویر نے ڈاکٹر کو کال کر کے اس لڑکے کا اچھے سے اچھا علاج کرنے کی تاکید کی۔ وہ اپنی وجہ سے ہوئے اس میس کی پوری تلافی کرنا چاہتا تھا۔ کال کرنے کے باوجود بھی مہویر کو اپنا سینہ بہت بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر منائم کو دیکھا جو سوئے ہوئے سے ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ نرم سا مسکرایا اور واپس جاتے فون سائڈ ٹیبل پر رکھے میٹرس پر بیٹھا اور منائم کو اپنی بازو میں حصار کر اپنے قریب کیا، تو وہ جو بے چین سی تھی مہویر کے وجود کی حرارت ملتے ہی سکون میں آئی۔ اس کا سکون وہ جیتا جاگتا دیکھ سکتا تھا، وہ اس کے رنگوں میں سر سے پیر رنگی ہوئی سکون میں کیسے ہے، وہ اب تک حیرت میں ڈوبا تھا۔ آج میں مرتے مرتے بچا ہوں، اگر ہزر کو کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا، تمہارے قریب اپنا آپ لانا تو ناممکن ہو جاتا۔ اللہ کو جانے میری کون سی نیکی پسند آئی کہ اس نے مکھن سے بال کی طرح مجھے اس اتنے بڑے میس سے نکال لیا، کہیں وہ نیکی تم تو نہیں منائم ملک؟ وہ اس کی ہو کر کتنے آرام میں تھی کہ مہویر کا اس سے بولنا بھی اسے سنائی نہ دیا، الٹا وہ اسے نیند میں بھی بس اپنے قریب تر جا رہی تھی۔ بے وقوف لڑکی، مجھ جیسے کے لیے مر رہی ہے جو سر سے پیر ایک بلا کے سوا کچھ نہیں۔ وہ جھکا اور منائم کے ماتھے کو چومتے سے کوس بھی اٹھا، لیکن وہ تھی کہ نیند میں بھی اس لمس اس آرام کو جیتی محسوس ہوئی۔ تم میری زندگی ہو یا موت، پلیز اتنا تو بتا دو، میں تمہارا عادی نہیں ہونا چاہتا منائم، تم میری سچائیاں برداشت نہیں کر سکو گی، اور اگر تم یوں ہی میرے قریب آتی رہی، مجھ پر مسلط رہی، مجھے مجھ سے چھینتی رہی، تو میں سانس سانس تمہارا محتاج ہو جاؤں گا، اور تمہارا محتاج ہوا مہویر مساق جب تمہیں نہیں پائے گا تو پھر مر جائے گا، تبھی سمجھ سے باہر ہے تم میری کیا ہو۔ وہ ابھی بھی اپنے اور منائم کے رشتے کے لیے الجھا تھا، اور لگ رہا تھا یہ الجھنیں ابھی انہیں بہت بار اور یوں ہی قریب لانے والی ہیں۔ مہویر کا دھیان منائم سے جلد ہٹ گیا کیونکہ اسے اس باڈی گارڈ کی فکر تھی کہ اسے کچھ بھی نہ ہو۔ ایک نئی صبح روح زمین پر اتر چکی تھی، فائنلی سال کا آخری دن تھا، اور ٹھنڈ بھی ایسی تھی کہ خدا کی پناہ، شدید دھند اور سردی کی وجہ سے درختوں کے پتے تک اکڑے تھے، پرندوں کی چہچہاہٹ مدھم اور خاموش تھی، چار سو ایک اداسی اور قہر اتر رہا تھا۔ وہ صبح 7 بجے اٹھ کر تیار ہوئی، ارشیا نے چاکلیٹ براؤن کارڈ سیٹ پہنا تھا، زپ والی ہوڈی اور لوز فٹ ٹریک پینٹ، اندر سفید کراپ ٹاپ تھی جو اس کی لک کو فریش بیلنس دے رہی تھی، سر پر آف وائٹ کیپ، کانوں میں سمپل ہوپ ایئر رنگز تھے، پاؤں میں وائٹ سپورٹس سنیکرز تھے جو جاگنگ کے لیے پرفیکٹ اور آرام دہ تھے۔ والوی مینشن کے قریب ہی تاحد نگاہ پہلے کھلے میدان کی طرف بنے ٹریکس کی جانب گئی تھی، جبکہ انیس نے بھی جم کے لیے اٹھ کر تیاری پکڑی، اسے تیار ہوتے 7:15 بج گئے تھے۔ وہ کمرے سے نکلا تو بالکل تیار تھا، اثر بھی ریڈی ہو کر اپنے کمرے سے نکلا تو انیس کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھ کر اثر کے چہرے پر فکر بری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اسے انیس کے تازہ دم لگنے پر دلی خوشی تھی۔ انیس اس وقت آلیو گرین کارڈ سیٹ پہنے ہوئے تھا، پل اوور ہوڈی کے ساتھ سلم فٹ ٹریک پینٹ، ہوڈی کے فرنٹ پاکٹس میں ہی فون رکھے ہاتھ گھسائے ہوئے، جس کا اسٹریچ فٹ ورک آؤٹ کے لیے کمفرٹیبل ہوتا ہے۔
पाँव में व्हाइट स्पोर्ट्स स्नीकर्स थे, कलाई पर स्पोर्ट वॉच और आंखों पर सन ग्लासेस, जिसे उसने असर को देखते ही हाथ जेबों से निकाल कर उतारा था। जबकि असर फुल ब्लैक में कोट पहने, ब्लैक बूट्स में, बिल्कुल मिशन के लिए तैयार अल्फा बना था। गुड मॉर्निंग, मुझे आपकी फिक्र रही रात पर। असर की अपने लिए मोहब्बत वो अच्छे से जानता था, तभी उसका चेहरा तपक कर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग। रात तुमने जो कुछ कहा उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया असर जमान, वरना कुछ ऐसा हो जाता जो मुझ जैसे आदमी के हाथों कभी ठीक ना हो पाता। बहरहाल तुम निकलो उस लड़की से मिलने के लिए, ये काम आज ही हो जाए तो बेहतर है सर, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं। महवीर को आज तो मैं कुछ उल्टा करने से रोक लूंगा, पर कल का भरोसा नहीं कि उसका दिमाग घूम जाए और वो जाकर आसिम को टपका दे। अनीस ने अपने जियाले को ये मिशन इसीलिए सौंपा क्योंकि अनीस को खुद से ज्यादा असर पर भरोसा था कि वो ऐसे मामलात अनीस से कई दर्जे बेहतर तरीके से संभाल सकता है। आप बेफिक्र रहें सर, मैं इस लड़की को हर तरह घेरने की पूरी कोशिश करूंगा। फिर वो फातिमा निकली या किसी का मोहरा, हमें पता चल जाएगा। आप कहाँ जा रहे हैं? असर ने उसकी तैयारी देखते फिक्र हनूज निछावर की। पहले तो अदीन से मिलता हूँ, फिर उसके बाद स्टूडियो जाकर जिम लगाऊंगा। आज मैं स्टूडियो का काम खुद देखूंगा, तुम बस इस लड़की को दबोचने पर सारा ध्यान रखना। अब जाओ, नाश्ता किया है? अनीस ने अपने कदम अदीन के कमरे की तरफ बढ़ाए ही जब वो असर को दोबारा पुकारा। असर मुस्कुराकर पलटा, क्योंकि अनीस ऐसी फिक्रें कुछ दिन से दिखाने लगा था, पर न वो कहने से ज्यादा करने पर यकीन रखने वाला इंसान था। आपने पूछ लिया सर, समझे मेरा पेट भर गया। अर्शिया को दुआएं देने का दिल चाहता है, जब जब आप ऐसी कोई फिक्र जता बैठते हैं। वो आपको बदल देगी, शर्त लगा ले। असर तो उसकी उनसीयत से भरा बस डायलॉग ही मारने लगता था, और यही तो अनीस को फ्रेश कर देता कि ये नौटंकी आदमी, नमा आदमी उसकी माँ ने उसको ला कर दिया है, जो उसे कभी अकेला होने का एहसास नहीं देता। जबकि शर्त का सुने अनीस को बस अर्शिया की हार का डर महसूस हुआ। वो इसे हारता नहीं देख सकता था। डायलॉग कम मारा करो असर जमान, पहले नाश्ता कर लेना फिर मिशन पर लगना। तुम्हारी सेहत डाउन हुई तो मम्मा ख्वाब में आकर मुझे डांटेंगी। तुमसे भी बहुत प्यार करती थी, इसलिए अपना ख्याल रखना, अव्वलीन तरजीहात में रखा करो। अब जाओ, गुड लक। अनीस ने उसे नर्म से लहजे में उसकी अहमियत का एहसास दिलाते अपने कदम अदीन के कमरे की तरफ बढ़ाए तो असर की आंखें उदास मुस्कुराहट से अट गई। तुम हमेशा उसके साथ रहना असर। पता नहीं, मेरा दिल कहता है मुझे कुछ हो जाएगा, इसलिए मेरे बच्चों का ख्याल तुम पर फर्ज है। अनीस का भी और उसका भी, जिसे दुनिया में लाने के लिए मैंने अपनी जान पर रिस्क उठाया। तुम अनीस से बड़े हो तो इस नाते मेरे बड़े बेटे हो। तुम्हारी असल माँ कौन थी नहीं जानती, पर मैं बरोज़े हश्र अल्लाह से कहूंगी ये भी मेरा बेटा है। कभी अगर मुझे कुछ हो जाता है तो अनीस की माँ बन जाना। मुझे मुझे उसकी बहुत फिक्र है। वो मुझे देखे बिना खाना नहीं खाता, तभी अपने बिना उसकी जिंदगी सोचकर मेरा दिल बंद हो जाता है। उसे कभी अकेला मत छोड़ना सरजमान। वो माजी में चला गया जब हमरा ने अपनी जिंदगी की बेयकीनी पर असर को अपनी आखिरी ख्वाहिश से बांधा था। 14 साल हो गए थे, वो आज भी हमरा के लिए अहद पर कायम था। और अब जब अनीस की जिंदगी में वो कुछ अच्छे बदलाव देख रहा था तो उसे अपना दिल सुकून में महसूस होने लगा था। वरना अनीस का ख्याल रखने के बीच खुद असर तो भूल ही चुका था कि उसके दिल का सुकून भी कोई चीज है। असर ने मुस्कुराकर अपनी नम आंखें रगड़ी और पुरजोश होता वो अनीस की दी जिम्मेदारी पूरी करने निकला। जबकि अनीस ने अदीन के कमरे में आकर पहले तो उसके रूम की सफाई देखी कि मुलाजमीन उसका कमरा अच्छे से साफ करते हैं या नहीं, क्योंकि अदीन बहुत मैसी बच्चा था। अनीस ने पहले वॉशरूम जाकर देखा जो क्लीन था। फिर इसने वार्डरोब एरिया जाकर उसके तमाम हैंग कपड़े देखे कि वो सब अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड हैं या नहीं। यहाँ थोड़ी बेतरतीबी थी जो अनीस ने 10 मिनट लगाकर तरतीब में बदल दी। फिर साइड टेबल्स तक आकर रुके। अनीस ने झुककर उंगली की पोर मेज की सतह पर फेरी, ये देखने को कि धूल मट्टी तो नहीं। कमरा अच्छे से क्लीन था। तभी वो अदीन को मस्त अंदाज में लिहाफ के अंदर घुसा देखे उसके सिरहाने बैठा। तुम्हारी ये बेफिक्री हमेशा सलामत रहे। अनीस ने उसके सर के बालों में उंगलियां फेरी और उसकी नींद में हलल डाले बिना उसका सर चूमता उठने लगा, जब बदीन ने करवट बदलकर अपना सर भैयों के थाए पर रखते अपनी नींद से भरी आंखें खोली। भैयों को आंखें खुलते ही देखकर अदीन की सोई सोई आंखें मुस्कुराईं। साल के आखिरी दिन की सुबह इतनी हसीन, मैं कल भी ऐसी ही सुबह चाहता हूँ भैया, जिसका आगाज आपका चेहरा देखकर हो। वो पूरा नहीं जागा था, पर उसकी मोहब्बत का हर रंग उसके लहजे में हाजिर था। कोशिश करूंगा। ये बताओ, तुमने कोबा जाने के बारे क्या सोचा? जाओगे या नहीं? उसे फ्लाइट करवानी होगी, इसलिए अपना जवाब दे दो। बिल्कुल भी कोई जबरदस्ती नहीं।
अदीन ने भैयू की गोद में सर रखे कुछ देर सोचने के बाद बेताब नजरों से अनीस को देखा। मैं उनके साथ अकेला जाकर क्या करूंगा भैयू? आप भी चले ना, फिर ही जा सकता हूँ, वरना झिझक आड़े आती रहेगी और मैं एंजॉय भी नहीं कर सकूंगा। अदीन ने अपनी मुश्किल फौरन बता दी और उठकर बैठे अनीस की तरफ चेहरा घुमा गया तो अनीस ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। मैं आ जाऊंगा पीछे, तुम्हें अकेला अजनबियों में थोड़ा छोड़ सकता हूँ। मुझे ये बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारा आउटिंग का मूड है? वो सिर्फ अदीन की खुशी जानने का तलबगार था, जैसे इस माहौल से निकलने की जरूरत थी। जी है, अदीन ने हिचकिचाते हुए बताया तो अनीस ने उसकी गाल थपक कर स्माइल दी। उसके साथ जाने पर तैयार हो? अनीस ने एक बार फिर यकीन मांगा तो अदीन ने सर इस बात में हिलाया। मैं उससे बता दूं तुम्हारा जवाब या खुद बताओगे? अनीस ने अदीन की नींद और आराम की खातिर ऑप्शन दिया, क्योंकि वो दस तक तो अभी सोने वाला था। आप बता दे उनको, मुझे अभी और सोना है, बिस्तर से निकल गया तो नींद उड़ जाएगी भैया। अदीन ने अपनी जमाई बमुश्किल रोकी तो अनीस ने उठकर इसे वापस लेटा दिया। सो जाओ नशई, बता दूंगा उसे। मैं जिम निकल रहा हूँ, नाश्ता साथ करेंगे, तब तक गधे घोड़े बेचकर सो सकते हो तुम। अनीस की लाड भरी नजरें अदीन को और उसका दीवाना कर रही थी। अदीन ने भैयू का जाते जाते हाथ पकड़ा तो अनीस को मुड़ना पड़ा। भैयू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप भी करते हैं? अदीन के ऐसे सवाल पर वो कैसे रद्द कर सकता था, जो जानबूझकर भैयू को मजबूर करके प्यार का इजहार लेना चाहता था, और ये अदीन का हक भी था। तुम्हें शक है अदीन? अनीस ने वहीं सामने टिककर अदीन की आंखों में पहली बेयकीनी देखते सवाल किया तो वो फौरन नफी में गर्दन हिलाकर उठ बैठा। मैं सोच रहा था आपकी शादी हो गई है और कपल्स तो एक दूसरे को बहुत सी प्यार भरी बातें कहते हैं ना। मैं चाहता हूँ जब आप प्यार का इजहार करना सीखे तो पहले मुझसे कहें, अर्शिया अलमीर से नहीं। ये हक मेरा है भैयू। मैं आपके लिए बहुत पोजेसिव हूँ, लेकिन इसके साथ ही मैं आपकी जिंदगी को नॉर्मल और खुशियों से भरा भी चाहता हूँ। आपके बच्चे चाहता हूँ जो मेरे दोस्त बने। मैं चाहता हूँ आप अपनी जिंदगी से राजी हो जाए, कभी मरने की बात ना करें, क्योंकि ये आपको चाहने वालों को दुख देता है। मैं आपकी जिंदगी को बहुत खूबसूरत देखना चाहता हूँ, मुझसे मेरे ये हक मत छीनिएगा। अदीन ने उसके हाथ को पकड़कर चूमते ये सब कहकर आंखों में नमी भी भरी। और अनीस के लिए सब सुनकर इस बात पर यकीन करना कि अदीन ने कहा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल था। तुमसे मोहब्बत जाहिर करने के लिए मुझे किसी इजहार को सीखने की जरूरत नहीं है दीन। मैं तुम्हें अपने जिस्म का हिस्सा समझता हूँ, क्या ये कम लगता है तुम्हें? मेरा तुमसे जो ये रिश्ता है ये किसी इजहार का मोहताज नहीं। लेकिन फिर भी जब मुझे कहने का सलीका आ गया तो मैं सबसे पहले वो सलीका तुम पर ही आजमाऊंगा। मेरे लिए इतना परेशान मत रहा करो। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम्हारा ये मासूम बचपना और बेफिक्र जिंदगी जरा भी इफेक्ट हो, वो भी मेरी परेशानी में। समझ गए तुम? वो अदीन का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे प्यार से समझा रहा था, जिसने भैयू के हाथ पकड़कर हटाए और घुटनों के बल क्रोल करता वो भैयू के जोर से गले लगता। अनीस को भी अपनी मोहब्बत से हैरान कर गया। समझ गया हूँ, पर ये मेरे खमीर में है। ये ममा की दी जिम्मेदारी है। मैं कैसे उनकी जान से लापरवाह रह सकता हूँ भैयू? मेरी वजह से वो आपसे और बाबा से छिन गई, और यही चीज मुझे कभी कभी बहुत रुलाती है। फिर मेरा दिल चाहता है मैं दुनिया की हर खुशी लाकर आपके और बाबा के कदमों में रख दूं। बाबा तो अपनी खुशियां फिर भी ढूंढ लेते हैं, आपको ढूंढनी नहीं आती। मैं चाहता हूँ वो जो मेरी भाभी आई हैं वो आपसे मेरी तरह वाला बेलौस प्यार करे। वो आपको खुशियां ढूंढ कर देंगी तो वो अच्छी होंगी, क्योंकि मैं तो अभी छोटा हूं ना भैया, अभी अच्छी वाली खुशियां नहीं ढूंढ पाता। अदीन के ऐसे रो पड़ने पर अनीस बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। अभी भी अदीन के हिचकियों से गले लगकर रोने पर अनीस का दिल फट रहा था, फिर इस बच्चे के अल्फाज जान ले रहे थे। तुम अच्छी क्या, बहुत ज्यादा अच्छी खुशी हो मेरी, समझे? रोया मत करो अदीन, क्यों करते हो? सुबह सुबह तुम्हें रुला बैठने पर अब मेरा पूरा दिन उदास गुजरेगा। बंद करो ये रोना। मैं तुम्हें जितना मजबूत देखना चाहता हूँ, तुम इस लेवल पर कब पहुंचोगे जूनियर? बताओ, कब मेरा दिल भी मुकम्मल तुम्हारी तरफ से सुकून पाएगा? वो उसका रोना बंद करवाए उसकी नाक जोर से दबाता अपनी हसरतें कह रहा था, और रोतू अदीन ने मुंह बसोड़ते नाक रगड़ी। बुढ़ा होकर शायद, क्योंकि मैं आपके मामले में मजबूत नहीं हो सकता। और सॉरी भैया, आपने नहीं रुलाया, मैं आपके मामले में इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा आप ये रोने खत्म कर दो। आप खुश और सुकून में नजर आने लगेंगे तो खुद ही मजबूत हो जाऊंगा। अदीन के हिम्मत से बड़े वादे पर अनीस ने उसकी गाल सहलाते मोहब्बत से उसे देखा।
जो भइयों की तवज्जो और मोहब्बत से बिल्कुल ठीक हो जाता था, जैसे अभी हो गया। इंशाल्लाह, चलो टुन हो जाओ अब, मज़ेदार नाश्ता करवाता हूँ वापस आकर। अब रोना मत, अपने दिमाग से हर परेशानी निकाल दो। अनीस ने उसके लेटते ही ब्लैंकेट अच्छे से करवाया, लिहाफ अच्छे से करवाया और प्यार से ताकीद भी की। जैसे अदीन ने मुस्कुराकर जब माना तो अनीस का दिल भी कुछ सुकून में आया। वो अदीन की आंखें बंद करते ही कमरे से निकल तो गया, पर इस तरह सांस ली जैसे सीने में अटक गई हो। अदीन के जज्बात जब जब वो समझता कि यही उनकी आखिरी खत होगी, वो मजीद ऐसी बातें कर देता कि अनीस के दिल में उसकी मोहब्बत और फिक्रें दुगनी हो जाती थी। वो अब पहले की तरह खुशी और पुरसुकून ना था। उसे अदीन का रोना हिला देता था, फिर वो भले उसकी फिक्र में रोए या नाराज होकर। अनीस ने ग्लासेस जेब में डालते अपने फोन पर कुछ देखा और अलवी मेंशन से बाहर निकल आया। अनीस का रुख गेट की जानिब था जब उसे अर्शिया गेट से अंदर आती दिखाई दी। वो इसे देखते रुका तो मोहतरमा ने भी ठीक अनीस तक रुककर अपनी दौड़ रोकी। दोनों की आंखें इस धुंध से हटी ठंडी सुबह मिली, पर दिल तक एक गुदास हरारत पहुंची। अर्शिया की जिप वाली हुडी के नीचे वो उसकी सफेद क्रॉप टॉप देख रहा था। थोड़ी सी जिप बंद थी, जिससे वो अर्शिया का क्रॉप टॉप से पेट दिखाई नहीं दे रहा था। वैसे भी उसकी हाई वेस्ट पैंट थी, तभी इसने साथ क्रॉप टॉप पहनी थी। तुम्हें इस ठंड में क्रॉप टॉप पहनने की क्या जरूरत थी? वो मुस्कुराना रोके अपने हुलिये को देखकर ठटकी, फिर अनीस के मुंह की तरफ मुतवज्जा हुई। हुडी नजर नहीं आ रही अनीस? या तुमने आंखों में स्कैनर फिट किया है जो तुम्हें बॉडी हुडी के पार भी सब नजर आ रहा है? वो कोफत से जो बड़बड़ाई, इस पर अनीस के बरहम होने को महसूस किए अपने आप को कोसा कि क्या बकवास कर बैठी है। तुम्हारा पेट तो दिखाई दिया होगा जब तुमने बाजू ऊपर की होंगी। ठंड में भी तुम लड़कियों का फैशन बरकरार रहता है। क्या ये कोई खास दिमागी कीड़ा होता है? वो अब समझी अनीस को असल प्रॉब्लम क्या है। तभी तो मुस्कुराकर दो कदम करीब रुकी। जितनी हुडी की जिप इस वक्त बंद है, इतनी ही बाहर भी थी। और मेरी ये पैंट हाई वेस्ट है जिस पर क्रॉप टॉप ही सूट करती है। फैशन की बात नहीं, पर कुछ चीजों की सेंस बनती है तभी हम उन्हें पहनते हैं। वो उसे तफसील न जाने क्यों देगी, शायद वो नहीं चाहती थी वो इनसिक्योर हो कि उसकी बीवी को किसी ने देखा है। अनीस ने हाथ बढ़ाकर उसकी होडी की जिप खोलकर क्रॉप टॉप के किनारे देखे, जो उसकी पैंट को बिल्कुल नुमाया नहीं कर रहे थे, बल्कि पैंट का बेल्ट एरिया तक टॉप के किनारों से कवर था। अर्शिया ने घबराकर पीछे होना चाहा जब अनीस ने उसको कमर के दाएं बाएं हाथ रखकर होल्ड किया। बाजू ऊपर उठाओ, मैं चेक करना चाहता हूँ। अनीस ने संजीदगी से हुक्म दिया तो वो मजाक समझती हंसी। क्या नशा करके आए हो सुबह सुबह? वो उसकी हंसी देखकर जवाबन जिस तरह घूरा। अर्शिया ने दोनों हाथ उठाकर उसके मजबूत कंधों पर रखे, जिस सबब अर्शिया की टॉप थोड़ी सी ऊपर हुई और अनीस के ठंडे हाथ उसकी कमर की इतराफ जमे। उसकी जिल्द से मस होते अर्शिया को बेख्तियार अनीस के मजीद करीब कर गए। कि कौन सा बदला लिया है सुबह सुबह ठंडे हाथों का करंट लगाकर? वो मासूमाना सा इन शरबती आंखों में झांकी जब अनीस ने उसको खुद से दूर करते उसके हाथ अपने कंधों से उठाकर खुद से दूर किए और उसकी हुडी की जिप लगाते उसकी गर्दन तक बंद की। क्रॉप टॉप तुम सिर्फ मेरे सामने पहन लेना, बाहर नहीं जा सकती तुम ऐसे। रही बात बदले की, तो वो मौका कुदरत ने तुम्हारे हाथ थमा दिया खातून। वो उसके ऐसे बेखुद अंदाज पहली बार देखकर मुस्कुरा दी, जबकि आखिरी बात पर वो उलझकर अनीस की आंखों में झांकी। कैसा बदला सड़ू? वो शदीद हैरान और परेशान हुई। अदीन जाने के लिए तैयार है, बहुत मजबूर कर दिया तुमने उसे कि मान ही गया। बहरहाल मुबारक हो। वो इतने गंदे तासुरात के संग मुबारक दे रहा था, फिर भी वो खुशी से चहक उठी। इसे अदीन से ऐसी ही उम्मीद थी। याहू, मान गया वो। शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। उफ, मैं अभी अपनी और उसकी फ्लाइट कंफर्म करवाती हूँ। अर्शिया के तो पैर जमीन पर ना लग रहे थे। इससे पहले वो पुरजोश होकर घर की तरफ जाती, खुद ही कुछ याद आने पर पलटकर वापस अनीस के सामने आई तो उसकी आंखों में नाचती शौक मस्ती पर अनीस ने भाप लिया वो उसे चिढ़ा रही है। उम्मीद नहीं थी तुम शर्त जीत जाओगी, चलो इस बार हार पर सजा दे सकती हो। इधर उधर की बातें तर्क करे अनीस ने उसके सामने सरखम करते हथियार डाले थे। गरूर की सात शक्लें अर्शिया अलमीर की आंखों में अपने अक्स बिखेर कर गुजरी थी। मैं तुम्हें कोई सख्त सजा नहीं दे रही, आसान सी है, मान लेना। मानोगे ना? वो पहले से भरपूर यकीन चाहती थी। अर्शिया ने उसकी हड्डी पॉकेट्स में दबे हाथ, दोनों हाथ जो कुछ हद तक ठंडक से निकल गए, अपने हाथों में जकड़कर बहुत मान से पूछा। हाँ मानूंगा, ये मत कहना तुम्हारा नाम पुकारो। वो मगरूर पहले ही एतराज के नुक्ते जमा करके लाया था, पर बाखुदा वो हाथ पकड़कर उसकी तवज्जो भी सारी की सारी अपनी जानिब खींच चुकी थी।
نہیں، میرا نام آج سے خاتون ہے۔ وہ اس کی حرکت کرتے دل کو روک گئی تھی۔ وہ سادہ سا مسکرائی، پر کوئی اس پر جی جان سے فدا ہوتا نظر آیا۔ جب اسے یقین آ گیا کہ وہ اسے کبھی ارشیا نہیں کہے گا، تو اس نے اسی خاتون کو پسند کرتے قبولیت کی مہر لگا دی۔ وہ کیوں اس لڑکی سے اپنا دل بچاتا؟ اچھا نام ہے۔ وہ بے ارادہ مسکرایا تو بلش کرتی دکھائی دی۔ ہے نا؟ اچھا، اب سزا سنو۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ ہماتن گوش ہوا۔ وہ یہ جاننے کو مر رہا تھا کہ وہ اس سے کیا مانگنے والی ہے۔ ٹنٹنا! اب سسپینس تو میں رکھوں گی، وہ تو میرا کام ہے، تو وہ آپ کو پتہ چلے گا کل کی ایپیسوڈ میں۔ تو کل کی ایپیسوڈ میں ہماری پیاری سی جو بیلا ہے، اس کا اور ہجر کا سین بھی ہوگا، اور ہمارے اسر صاحب کا مشن بھی ہوگا اگلی ایپیسوڈ میں۔ تو اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل ایپیسوڈ میں دھماکے دار والی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔